नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री सीबीएसई 2020 के पेपर को सॉल्व करेंगे। इस बार जो हमारा कोड नंबर रहेगा वो 56/1/1 होगा। सेट नंबर 1 है। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 1 to 5 that follow. The substitution reaction of alkyl halide mainly occurs by SN1 or SN2 mechanism. Whatever mechanism alkyl halide follow for the substitution reaction to occur, the polarity of carbon-halogen bond is responsible for these substitution reactions. The rate of SN1 reactions are governed by stability of carbocations, whereas SN2 reactions steric factors is a deciding factor. If the starting material is a chiral compound, we may end up with an inverted product or racemic mixture depending upon the type of mechanism followed by alkyl halide. Cleavage of ether with HI is also governed by steric factor and the stability of carbocation, which indicates that in organic chemistry, these two major factors help us in deciding the काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, प्रिडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट फाउंड इफ एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म। हमें जो है इस क्वेश्चन में बताना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को प्रेडिक्ट करना है, जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा जब एक ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड। ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड का मतलब ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा, वो अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा SN1 मैकेनिज्म से, तो बताना है आपको। तो आइए इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका 1। तो यहां पर होगा क्या कि ऐसे केस में जब होगा आपका रेजमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। रेजमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। रेजमिक मिक्सचर में आपके जो है दो टाइप के कंपाउंड बनेंगे। एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा एंड दूसरा वाला क्या होगा, वो लीवो रोटेटरी होगा। एंड इसकी वजह से जो नेट ऑप्टिकल रोटेशन हो जाएगा वो आपका इस केस में 0 हो जाएगा। नेट ऑप्टिकल रोटेशन आपका 0 हो जाएगा। तो अब आंसर इसको लिख देंगे हम। रेजमिक मिक्सचर ऑफ enantiomers is formed if one product is dextrorotatory then other will be levorotatory. Hence, net optical rotation is 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल बाय विच प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड। आपको इस केस में बताना है कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जिसका इस्तेमाल हम करते हैं एंगल, प्लेन पोलराइज लाइट किस एंगल से रोटेट करती है, इसको डिटरमाइन करने के लिए। तो इस केस में हमारा जो डिवाइस यूज होता है वो होता है पोलैरीमीटर।
अगर हम बात करेंगे डिवाइस के नेम की, तो जो डिवाइस का नेम बनता है वो हमारा होता है पोलैरीमीटर। आंसर हम इस टाइप से लिख देंगे इसका, पोलैरीमीटर is the device used for determining the polarization direction of the light or the rotation of an optically active substance, optically active substance। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2-bromoपेंटेन रिएक्ट्स विथ एल्कोहलिक KOH। आपको बताना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब 2-bromoपेंटेन का रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH से कराएंगे। तो होता क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये जो रिएक्शन होता है इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर जो है हमारा जो रूल फॉलो होता है वो होता है सेडजफ रूल। सेडजफ्स रूल। इसमें होगा क्या कि अल्कोहलिक KOH से जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो यहाँ पर जो है उसका रिमूवल हो जाएगा, एंड रिमूवल होने के साथ साथ उससे हाइड्रोजन लेके आपका ब्रोमीन निकल जाएगा, एंड वहाँ पर जो है आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात आती है कि बीटा कार्बन है कौन सा। तो सबसे पहले हम जो है 2-bromoपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 2-bromoपेंटेन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये हो जाएगा CH, यहाँ पर Br, ये होगा आपका CH2, ये होगा CH2, ये होगा आपका CH3। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जहाँ पर आपका ब्रोमीन जो है आपका अटैच है, ये वाला जो कार्बन से अटैच है इसको हम अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं, एंड इस अल्फा कार्बन से जितने भी कार्बन आपके जुड़े हैं वो बीटा कार्बन हो जाएंगे। तो ये भी आपका बीटा कार्बन हो जाएगा, एंड ये भी आपका जो है बीटा कार्बन हो जाएगा। अब होगा क्या कि सेडजफ रूल कहता है कि वो बीटा कार्बन जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे वहां से ये जो Br है वहां पर बॉन्ड बना के वहां से हाइड्रोजन लेके रिमूव हो जाएगा, एंड हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, हमारे अल्कीन का फॉर्मेशन होगा बेसिकली। तो यहाँ पर जो नंबर है हाइड्रोजन का कम वो इस बॉन्ड पे पास है, तो जब हम रिएक्शन करवाएंगे KOH के साथ जो कि अल्कोहलिक है, तो यहाँ पर इस HBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहले ये हाइड्रोजन इस Br के साथ कंबाइन हो जाएगा, एंड ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो जो हमारा बॉन्ड जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो इसका जो अगर नेमिंग करेंगे तो ये हमारा जो है वो है पेंटूइन। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेंटूइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है गिव वन यूज ऑफ CHI3। CHI3 का आपको यूज फॉर्म बताना है, यानी कि CHI3 यानी कि आइडो फॉर्म जो है आपको यूज बताना है। तो अगर आइडो फॉर्म की हम बात करें तो आइडो फॉर्म का यूज कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं।
ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम आइडो फॉर्म की बात करें तो आइडो फॉर्म का जो इस्तेमाल होता है वो हीलिंग में किया जाता है, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग में किया जाता है एंड पाउडर के रूप में किया जाता है वाउंड्स एंड सोर्स को भरने के लिए। यानी कि इसका जो है क्लिनिकल यूज है एंड वो क्लिनिकल यूज भी लिमिटेड है। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं आइडो फॉर्म, फॉर्मूला लिख देंगे CHI3, हैज बीन commonly used as a healing and antiseptic dressing और पाउडर फॉर वुंड्स और सोर्स। हाउएवर सच clinical use to this is limited। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन एनिसोल इज ट्रीटेड विथ HI। एनिसोल का रिएक्शन जब HI से साथ होगा तो आपका कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ये आपको बताना है। तो आइए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका 5। एनिसोल के अगर हम बात करें तो एनिसोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ये आपकी बेंजीन रिंग होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन एंड इस तरीके से CH3 होता है। इसका रिएक्शन हमें HI के साथ करवाना है, बताना है प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये बॉन्ड आपका टूटेगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये वाला बॉन्ड भी आपका टूटेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आपका जो आयोडीन है वो CH3 के साथ अटैच हो जाएगा एंड यहाँ पर ये जो H है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड इसके साथ CH3I का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं, ये जो आपका प्रोडक्ट है इसको हम फिनॉल के नाम से जानते हैं। ये आपका फिनॉल है एंड ये जो आपका बनेगा इसको हम मिथाइल आयोडाइड के नाम से जानते हैं, मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनेगा, एक बनेगा आपका फिनॉल एंड दूसरा बनेगा मिथाइल आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव अ हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड if the boiling point of two liquids A and B are 140 degree centigrade and 180 degree centigrade respectively। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा लिक्विड जो है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो हायर होगा एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लिक्विड का गिवन है 140 डिग्री एंड 180 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। तो आइए इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपके पास जो है दो लिक्विड है। पहला आपके पास लिक्विड ए है एंड उसके बाद दूसरा है लिक्विड बी। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए
तो सबसे पहले हमें वेपर प्रेशर को चेक करना है 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। लिक्विड ए का जो बॉइलिंग पॉइंट गिवन है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड है, लिक्विड बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब होगा क्या यहाँ पर कि बॉइलिंग पॉइंट इसमें कम है लिक्विड ए का, इसकी वजह से क्या होगा कि लिक्विड का ए का आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। इसी की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा ए का वो ग्रेटर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ बी का। तो ये चीज आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी। ए इज मोर volatile than B, volatile than B because boiling point of A is less than boiling point of B. Therefore, vapor pressure of A is greater than vapor pressure of B. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आउट ऑफ जिंक एंड टिन हुज कोटिंग इज बेटर टू प्रिवेंट आयरन ऑब्जेक्ट्स। जिंक एंड टिन में से कौन सी कोटिंग बेटर रहेगी अगर हमें आयरन ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना है तो आइए इसके ऊपर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये आपका 7। जिंक और टिन में से आपको बताना है कि कौन सा अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा आयरन ऑब्जेक्ट्स को। तो जिंक जो होगा वो आपका बेटर प्रोटेक्ट करेगा एज कंपेयर टू टिन, बिकॉज जिंक क्या होता है, जिंक की एफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होती है टिन के कंपैरिजन में। इसकी वजह से क्या होगा कि जब उसकी कोटिंग करेंगे आयरन लेयर के ऊपर तो वहां पर एयर जो होगी एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगी आयरन ऑक्साइड की, जिंक ऑक्साइड की आयरन के ऊपर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि फर्दर जो रिएक्शन है आयरन का ऑक्सीजन के साथ नहीं होगा एंड इस वजह से जो आपका रस्टिंग का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो इस चीज को हमें लिखना होगा, इसको इस टाइप से हम लिख देंगे, जिंक इज better than tin in protecting iron objects from corrosion because zinc has more affinity to oxygen than tin. When zinc is coated on iron layer, then it reacts with oxygen if air to form a protective layer of zinc oxide. Protective layer of zinc oxide on iron, which prevent further
रिएक्शन ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, will the rate constant of the reaction depends upon T if the E activation energy of the reaction is 0। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है अगर वो 0 हो जाए तो रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का क्या वो T के ऊपर यानी कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम बात करें अर्हीनियस इक्वेशन की, अर्हीनियस इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो अर्हीनियस इक्वेशन से हमें रिलेशन मिलता है रेट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी का। तो वो इक्वेशन होती है K इज इक्वल टू A e टू दी पावर माइनस EA बाई RT। ये यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है, R यहाँ पर आपका गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, A अर्हीनियस कांस्टेंट है। तो आइए अगर हम यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को 0 कर देंगे यानी कि EA की वैल्यू को अगर हम 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर K इज इक्वल टू होगा A अपॉन E टू दी पावर EA बाई RT। अगर EA का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा A अपॉन E टू दी पावर 0 एंड E टू दी पावर 0 होता है यानी कि इसकी वैल्यू 1 होती है। किसी की भी पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो K का वैल्यू A के इक्वल आ जाएगा। K A के इक्वल आ रहा है यानी कि K यहाँ पर जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा रेट कांस्टेंट पर। तो इस बात को हमें लिखना होगा if the activation energy of reaction is 0, temperature will have no effect on the rate constant। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर ऑफ पीवीसी। पीवीसी जो है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका जो मोनोमर है उसका आपको स्ट्रक्चर बताना है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका 9। पीवीसी का जो फुल फॉर्म बनता है वो बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर इसके मोनोमर की बात की जाए तो इसका जो मोनोमर होता है वो होता है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो विनाइल क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से बनता है आपका। ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। यही आपका जो है विनाइल क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच स्ट्रक्चरल यूनिट प्रेजेंट इन अ डिटर्जेंट मेक्स इट नॉन बायोडिग्रेडेबल। कौन सी स्ट्रक्चर यूनिट होती है जो आपका जो है किसी भी डिटर्जेंट को
नॉन बायोडिग्रेडेबल बना देती है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका 10। अगर हम किसी भी डिटर्जेंट के नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की बात करें तो किसी भी डिटर्जेंट को जो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बनाता है वो बनाता है उसका ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन पार्ट। डिटर्जेंट को आपका जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल बनाता है उसका ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। जितनी ज़्यादा लंबी स्ट्रेट चेन होगी हाइड्रोकार्बन की, जैसे इसको एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे कि सोडियम रॉयल सल्फेट डिटर्जेंट की बात करें तो वो भी जो है डिग्रेड नहीं हो पाता बैक्टीरिया से। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसके अंदर हाईली ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होती है। तो जितनी ज़्यादा ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होगी आपका जो डिटर्जेंट है वो उतना ही ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल बन जाएगा। तो आप आंसर लिख सकते हैं ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन पार्ट present in a detergent make it non-biodegradable degradable।